नमस्कार दोस्तों हमने अभी तक जो लेक्चर किए हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बीच में काफ़ी टाइम का गैप हो गया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो अभी तक जो भी लेक्चर किए हैं अपन ने उसके आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ देखो विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए या फिर आप टाइम पास कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए ना, सच में जेआरएफ चाहिए, पेपर वन में आपको 80+ नंबर चाहिए, तो जो भी मैंने अभी तक लेक्चर किए उनको जो हाईलाइट किए उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आज। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के प्रोपोनेंट है जॉन डीवी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ एक छोटे ग्रुप में जो उनके जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स जैसे क्लास होती है तो क्लास में क्या होता है कि 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को हम 10-10 बच्चों के ग्रुप में 10 ग्रुप बना दिए अपन ने। ठीक है, तो जो 10 बच्चों का जो ग्रुप है उससे जो स्टूडेंट्स एक साथ काम करते हैं और जो सीखते हैं उनके जो गोल्स को, वो आती है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर। तो जो ये थ्योरी है ये जो क्लोजली अलाइंड होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल ऑफ थॉट होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, जहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं देयर आइडियाज़ को, नॉलेज को थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस विद द वर्ल्ड। आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो आपस में इंटरेक्ट करके जो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड की जो चीज़ें उनसे रिलेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में जो स्टूडेंट ग्रुप्स जो होते हैं, तो ग्रुप्स में क्या होता है जो स्टूडेंट होते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि इसमें क्या है कि जो जो गैप रह जाता है, गैप किस चीज़ का, कि जो लर्नर्स अकेला सीखता है और जो लर्नर्स गाइडेंस के साथ सीखता है, और कोलोबोरेशन मतलब विद गाइडेंस, और ये अकेला जो इंडिपेंडेंट सीखता है, जो इसके बीच में जो गैप रह जाता है वो होता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरीज कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरीज की, तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इसका मतलब है कि जो एक मेंबर होता है, एक ग्रुप का जो मेंबर होता है उसकी जो सक्सेस होती है वो लिंक होती है पूरे ग्रुप से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक कोई ग्रुप हुआ, ठीक है, उसने कोई टास्क कंप्लीट किया, जैसे कि अपन प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते हैं अपने को, 7-8 बच्चों को प्रोजेक्ट दे देता है टीचर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भले ही 4-5 बच्चों ने काम किया हो, ठीक है, लेकिन जो 1-2 बच्चे रह जाते हैं जिनको पार्टिसिपेशन कम होता है, उनकी उनको भी सेम ही नंबर मिलते हैं सभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। एक हो गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हर स्टूडेंट्स होता है वो खुद की लर्निंग के लिए अकाउंटेबल होता है। ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रुप की सक्सेस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल। इसके अंदर क्या हो गया कि स्टूडेंट्स को जो स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल होगी, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनको डेवलप करना होता है। ठीक है, फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन क्या क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की लर्निंग को, आपस में बात करके, आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन करके। ठीक है, और एक क्या इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, फीडबैक देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप स्किल, फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, और एक है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उनको रेगुलरली रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। ठीक है,
और इसके अंदर क्या होता है, डिस्कसिंग वाट, जो उन्होंने क्या काम किया है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ग्रुप प्रोसेसिंग होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। बिहेवियर लर्निंग थ्योरी, इसके जो प्रोपोनेंट थे वो वाटसन और स्किनर, जॉन बी वाटसन और स्किनर। तो इसके अंदर क्या होता है कि बिहेवियर लर्निंग थ्योरी बाय स्किनर एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर आर एक्वायर्ड एंड लर्न थ्रू रीएनफोर्समेंट, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट। मतलब जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो किस तरह से बदलाव, मतलब बिहेवियर किस तरह से अक्वायर किया जाता है, किससे, रिवार्ड से, पनिशमेंट से, इस चीज़ को अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टर्म्स है, इसके अंदर कुछ स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ हुई एनवायरनमेंट में, उसका एक रिएक्शन, स्टिमुलेट। जैसे कि अपन ने, किसी ने कील चुभोई तो अपन उसको हाथ को उठा लेते हैं, छोटी बात, तो स्टिमुलेट। तो ऐसे ही कोई, जैसे आपने फ़ोन रिंग उठाई, ठीक है, फ़ोन रिंग बजी, ठीक है, तो आपने क्या किया, फ़ोन उठा लिया, ठीक है। तो फ़ोन रिंग मतलब स्टिमुलेट। स्टिमुलस का मतलब एनीथिंग द एनवायरनमेंट, जो एक रिएक्शन और रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, ठीक है, वो स्टिमुलस हो गई, ठीक है। रेस्पॉन्स हो गया, रेस्पॉन्स का मतलब है कि जो स्टिमुलस हुआ उसका रिएक्शन, रेस्पॉन्स हो गया। जैसे तुमने अलार्म सुनी, स्टिमुलस हो गया, तुमने इसको बंद कर दिया, रेस्पॉन्स हो गया। फिर तीसरा है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब है कि कॉन्सिक्वेंसेस दैट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए बिहेवियर रिकरिंग। मतलब कोई बिहेवियर है, वो बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है, कोई बार बार गलती कर रहा है, उसको पनिशमेंट देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो चीज़ है, वो उसकी, जो उसका बिहेवियर है, जो बार बार उस गलती कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रिवार्ड रीएनफोर्समेंट, इसका मतलब है जो इंक्रीज करता है लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर रिकरिंग। मतलब अच्छे बिहेवियर, कोई अच्छा बिहेवियर है हम, तो उसको बार बार वापस से दोहराना। जैसे कोई स्टूडेंट अपना काम कंप्लीट कर लेता है, टीचर उसकी तारीफ करता है, तो इसको बहुत अगली बार से और टाइम पे काम करके लाता है, तो रिवार्ड हो गया। पनिशमेंट, कोई स्टूडेंट है, काम नहीं कर रहा, बार बार नहीं कर रहा, तो उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको थोड़ा सा, ताकि वो अगली बार से टाइम पे काम करके लाए, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। अब आते हैं फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म में क्या हो गया कि रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस रीएनफोर्स्ड व्हेन फॉलोड बाय ए पॉजिटिव रिवार्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब हो गया, सॉरी, कि कोई स्टिमुलस हुआ, उसका जो रेस्पॉन्स है वो रीएनफोर्स्ड होगा। रीएनफोर्स्ड का मतलब है कि उसको रिवार्ड दिया जाएगा जब पॉजिटिव एक इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि व्हेन यू डू समथिंग इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, लाइक तुम कोई आंसर है उसका जवाब देते हो, कोई क्वेश्चन है उसका तुम जवाब देते हो, ठीक है। तो लाइक तुम्हें एक पॉजिटिव रिवार्ड मिलता है, कि लाइक तुम्हें तारीफ मिलती है, तुम उसको दोबारा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रीएनफोर्स्ड होगा, तुम बार बार उस चीज़ को दोहराओगे, दोबारा अच्छे से आंसर देने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरा होगा द रोल ऑफ ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, हो गया ऑब्जर्विंग एंड कॉपिंग अदर, ऑब्जर्व करना और फिर कॉपी करना, ठीक है। रोल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रोल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब है कि तुम कोई ऐसी चीज़ करना, बार बार उसको एक्सरसाइज करना, जिससे तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो और रिपूट और इम्प्रूव हो, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है। टाइप ऑफ कंडीशनिंग, टाइप ऑफ कंडीशनिंग में क्या है, conditioning is like teaching our mind to react in a certain way based on what we learn from the world around us। इसका मतलब है कि हमारी माइंड को सिखाना, टीच करना, ठीक है, जो हमने दुनिया से सीखा है ऑलरेडी, जो हमने वर्ल्ड से सीखा है उसके बेसिस पे, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं अपन, ठीक है। कंडीशनिंग इज लाइक ए टीचिंग और माइंड
to react in a certain way based on what we learn from the world around us। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कुछ जैसे कि टाइप ऑफ कंडीशनिंग हो गया। ठीक है, तो कंडीशनिंग का मतलब है कि हमारे माइंड को ऐसी चीज़ें पढ़ाना, टीच करना, ठीक है, जिससे हम जो हमने सीखा है ऑलरेडी वर्ल्ड से, ठीक है, वो जैसे कि उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंतर्गत क्या होता है कि कल्चरल कंडीशनिंग होती है मैन के लिए कि आदमी रोता नहीं है। ठीक है, तो बॉय जब गर्ल्स पैदा होता है, ग्रोन अप करता है कल्चर के अंदर, जब वो कभी दुखी होता है, ठीक है, तो उसके आँख आंसू आ जाते हैं, होल्ड बैक, तो आंसू को रोक लेता है एंड वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सा फील करता है, क्योंकि उसको पहले से चीज़ें सिखाई जाती है कि इंसान आदमी मजबूत होता है, वो रोता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि जो इंसान होता है वो रोता नहीं है। ठीक है, स्पेशली मैन। ठीक है, तो लेट अस लर्न अबाउट टू टाइप ऑफ कंडीशनिंग रिलेटेड टू बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। दो प्रकार की कंडीशनिंग के बारे में देखेंगे। एक तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसकी स्किनर ने दी थी, इसको स्किनर बॉक्स भी बोलते हैं। इसके इसके अंदर क्या होता है कि द वे आवर ब्रेन लर्न बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। मतलब हमारा जो दिमाग है वो सीखता है जो हमारा एक्शन होता है उसके रिजल्ट के डिपेंड पे। ठीक है, जैसे कि अगर अगर उदाहरण लें तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है जो हमेशा, जो टीचर होते हैं वो उसको प्रेज करते हैं, वो अपना काम पूरा करता है तो हमेशा उसको गुड जॉब, वेल डन, इस प्रकार से चीज़ें उसको पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट मिलता है, रिवार्डिंग फॉर डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मोटिवेट होता है तो अपना काम तुरंत करता है वो। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, कि अपने माइंड को, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द वे आवर ब्रेन लर्न बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड होता है कि हमें हमेशा जो काम होता है वो टाइम पे करना होता है। ठीक है, दूसरा होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग वे आवर ब्रेन लर्न टू लिंक टू थिंग्स दैट हैपन टुगेदर। इसका मतलब है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक तरीका है जिससे अपना ब्रेन जो है सीखता है। क्या सीखता है, जो दो चीज़ें एक साथ हुई उनको लिंक करना। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर अपन ले लेते हैं कि थिंक अबाउट योर फेवरेट सॉन्ग प्लेइंग एवरी टाइम। जैसे कि आप खाना खाते हो, ठीक है, आप जो तो एक सॉन्ग बजाते हो। ठीक है, कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग होता है उसको बजाते हो आप। ठीक है, एट फर्स्ट यू जस्ट एन्जॉय द स्नैक्स एंड म्यूजिक सेपरेटली। ठीक है, पहले तुम अलग गाना सुनते थे, ठीक है, अलग नाश्ता करते थे, अब तुमने क्या किया, दोनों को एक साथ गाना भी सुन रहे हो, खाना भी खा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग होती है। ठीक है, जिसको इनवॉलेंट्री कंडीशनिंग भी बोलते हैं और रिफ्लेक्टिव एंड और इनवॉलेंट्री कंडीशनिंग भी, ठीक है, वो भी बोलते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आ गया एडवर्टली लॉ ऑफ लर्निंग। तीन लॉ है जो एडवर्टली ने दिए थे। ठीक है, एक तो होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उस उतना ही तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि हमेशा चीज़ों के लिए तैयार रहना, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए तैयार रहना। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि व्हेन वी रिवार्डेड फॉर ए रेस्पॉन्स। ठीक है, हम कोई रेस्पॉन्स देते हैं, कोई जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, हमें रेस्पॉन्स, हमने उसका रेस्पॉन्स दिया तो हमें क्या रिवार्ड मिला। ठीक है,
तो इससे क्या होता है कि हमारे बिहेवियर में बदलाव आता है। हम अगली बार से दोबारा क्वेश्चंस को जो आंसर है उसको देने की कोशिश करते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है एस आर लर्निंग। एस आर लर्निंग क्या होती है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स। एस से स्टिमुलस, आर से रेस्पॉन्स। तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग होती है उसको एस आर लर्निंग से एसोसिएट करने देते हैं, ठीक है। लर्निंग वे स्पेसिफिक स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रेस्पॉन्स, ठीक है। जहाँ पे स्टिमुलस रेस्पॉन्स है, स्टिमुलस और जो रेस्पॉन्स है वो पहले स्टिमुलस होता है और फिर वो उस एसोसिएटेड होता है पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के साथ, जिससे क्या करते हैं कि हम, जैसे कि अपन ने कुत्ते को आवाज़ दी, कुत्ता आया खाना खाने के लिए, हमने तो वो स्टिमुलस कुत्ते को आवाज़ दी, वो आ गया खाना खाने के लिए, तो हो गया स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, SLT। सोशल लर्निंग थ्योरी ये किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने। ये जो थ्योरी करती है, ये करती है जो सोशल इंटरेक्शंस होता है उस पर जोर देती है, ठीक है। थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड द इम्पैक्ट ऑफ रोल मॉडल इन शेपिंग बिहेवियर। इम्पैक्ट ऑफ रोल मॉडल इन शेपिंग बिहेवियर, ठीक है। सोशल जो इंटरेक्शंस होता है उस पर रोल देती है, और जो हमारा जो रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल हमारे बिहेवियर में किस प्रकार से बदलाव लाते हैं उसके ऊपर जोर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है अटेंशन, फिर आता है रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर आता है मोटिवेशन। तो अटेंशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रोल मॉडल होता है उसके बिहेवियर को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बिहेवियर को हम देखते हैं तो वो हो गया अटेंशन। रिटेंशन मतलब उसके बिहेवियर में जो जो उसका बिहेवियर है उसको अपन स्टोर करते हैं, रिमेंबर करते हैं, उस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को। रिटेंशन रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जो हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया है उसको रेप्लिकेट करना, ठीक है, हमारे अंदर उसको रेप्लिकेट करना। मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो बिहेवियर होता है, ठीक है, जो हमने अडोप्ट किया है, ठीक है, उससे जो हमारा जो बिहेवियर है उससे उसके अंदर क्या बदलाव है, वो मोटिवेशन हो गया, ठीक है। तो रीएनफोर्समेंट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, जो हमने बिहेवियर जो अडोप्ट किया है, ठीक है, उसके लिए। तो चार चीज़ हो गई सोशल लर्निंग थ्योरीज की, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि इंडिविजुअल्स बिलीफ इन देयर कैपेबिलिटी टू अकम्प्लिश टास्क एंड अचीव गोल्स। कि हमारा खुद का विश्वास कि हम कितना कर सकते हैं, कितना चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, कितने हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे टास्क हैं उसको अचीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? इन्फ्लुएंस बाई ऑब्जर्विंग अदर्स हु सक्सीड रिसीव एनकरेजमेंट और एक्सपीरियंस पर्सनल अचीवमेंट। ये इसमें क्या होता है कि हम दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, जिसने सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर ली है, ठीक है। तो उससे क्या हम एक्सपीरियंस, उससे हम क्या, उसके जो एक्सपीरियंस उससे क्या, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्फ्लुएंस होते हैं उससे हमारे जो खुद का जो विश्वास होता है कि हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, ये जो टास्क उसको कर सकते हैं, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। उसके बाद आ गया क्विज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। स्टेटमेंट कह रहा है कि एज पर डीवे विजन ऑफ लर्निंग लर्नर्स शुड डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलेबोरेशन। पियागेट के हिसाब से लर्निंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ लर्नर्स
लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्नर्स, पियागेट के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा है, चलो इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, इनको अपन क्वेश्चंस को लास्ट में करते हैं एक बार, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कर लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? होवर्ड गार्डनर। एक काम करते, चलो छोड़ ही लेते, इसको कर ही लेते हैं यार, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, इसको कर लेते हैं। अभी क्या आपने पढ़ा भी है, साथ साथ कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि डीवे के विजन जो है लर्निंग, डीवे का जो लर्निंग का विजन है उसके हिसाब से जो लर्नर होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है अंदर नॉलेज को, क्रिएटिविटी और कोलेबोरेशन, ठीक है, ये सही है। पियागेट के हिसाब से लर्निंग इंडिपेंडेंट, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्निंग से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का है जो डेवलपमेंट स्टेज है, जो सेंसोरीमीटर और जो ये सब उस पर डिपेंड करती है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, ठीक है। तो इसका हो गया सी हो गया, ठीक है। उसके बाद ए चाइल्ड ऑफ फर्स्ट क्लास नई चीज़ें सीख रहा है, एक सर्कल बनाना सीख रहा है, बट विद इसके अंदर क्या होता है कि ए चाइल्ड ऑफ फर्स्ट क्लास इज ट्राइंग टू लर्न हाउ टू ड्राई सर्किल ऑन इज, खुद बना रहा है, बट इज एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ अदर टीचर इन द लाइट ऑफ वोडगाइज थ्योरी इट्स हाईलाइट्स। ये क्या था, पहले खुद बना रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन अब टीचर की मदद से कर रहा है। तो हमने जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में क्या पढ़ा था कि एक गैप दिखाता है इंडिविजुअल का और गाइडेंस का, तो जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है जीन पियागेट की, उसके अंदर जो एडोलसेंट स्टूडेंट होता है, एडोलसेंट कौन सा होता है बताओ, नहीं? जो एडोलसेंट स्टूडेंट होता है, तीन पढ़े थे अपन ने, एक सेंसोरीमीटर पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे बताओ आप? एडोलसेंट का पढ़ा था अपन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। देखो ये पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था सेंसोरीमीटर 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 4 साल, कंक्रीट 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल, और इससे ऊपर एडोलसेंट हो गया। एडोलसेंट क्या हो गया, 11 साल से बड़ा हो गया, तो इसमें क्या आ गया, फॉर्मल ऑपरेशनल है, इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। जीन पियागेट के हिसाब से कितने स्टेज थे, उसने 4 स्टेज बताए थे, ठीक है। देख लेते, इसमें 3 में डी, 4 में बी। उसके बाद पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और एक्सटिंक्शंस। तो इसके अंदर क्या होता है, द बिहेवियर इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, द बिहेवियर इंक्रीज आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, पेनफुल और एडवर्स स्टिमुलेशन, विड्रॉल ऑफ ए प्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है। तो ये तो पनिशमेंट हो गया। पनिशमेंट में क्या होता है कि जो पेनफुल वो हो गया, सी में 2, सी में 2 किस में, एक में, सी में और डी में बचा, ठीक है। सी में 2 हो गया, ठीक है, सी में 2, इसमें एक, तो
एक इसमें है, ठीक है, बाकी में था ही नहीं। अब इसमें देखते हैं, एक में 4, एक में 3, एक में 4, द बिहेवियर इंक्रीजेज, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट हो गया, तो एक में 4 हो गया, तो क्या हो गया इसमें सी, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग थी उसके एलिमेंट क्या क्या थे, एलिमेंट क्या क्या थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, तो देखो इसके अंदर अटेंशन था, रिटेंशन था, मोटिवेशन था, यही तो था यहाँ पे, और अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन और रिप्रोडक्शन। तो ए बी ई, ए बी ए बी सी, सी में क्या है, अडेप्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन का तो कोई सीन ही नहीं था उसमें, ठीक है, समझ में आया ना। कोई नहीं, एक बार दोबारा देख लेना, कोई इशू तो दोबारा वीडियोस देख लेना, ठीक है। देखो भाई, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। मैं आपको इतना पता है, सबसे बड़ी बात, जो बच्चे हैं, जो वो जो देख लें तो 2 घंटे में टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेते हैं कंप्लीट, जो मैराथन्स होती हैं, भाई उनका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। जब तक तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा पढ़ने का, वो टाइम गया भाई, ठीक है। तो अपन बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, होवर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, होवर्ड गार्डनर। तो इंटेलिजेंस इज नॉट ए फिक्स्ड single attribute but it is a set of diverse abilities that individual possess to varying degrees, ठीक है। तो इसने 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की। ये कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस वो सिंगल नहीं है या कोई फिक्स्ड एट्रीब्यूट नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि बहुत सारी एबिलिटीज, अलग अलग एबिलिटीज का एक सेट है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, नाम ही है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके अंदर लिंग्विस्टिक एक हो गया, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है कि तुम लिख सको, बोल सको एक लैंग्वेज को इफेक्टिवली तरीके से, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी। लॉजिकल मैथमेटिक्स का मतलब हो गया तुम जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सको, तो लॉजिकली थिंकिंग जो है उसको अप्लाई कर सको, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। स्पेशल का मतलब क्या है कि तुम 3 डायमेंशंस जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट, उनको विजुअलाइज कर सको, ठीक है। और बॉडीली काइनेटिक का मतलब है कि तुम बॉडी को इफेक्टिवली यूज कर सको, स्किलफुल तरीके से यूज कर सको, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हो इसकी। म्यूजिकल का मतलब क्या है, तुम म्यूजिक को कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, म्यूजिक को समझ सकते हो। इंटरपर्सनल का मतलब है कि तुम एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करो, ठीक है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। इंट्रापर्सनल का मतलब कि टू वन सेल्फ, खुद के अंदर इमोशन जो गोल होते हैं उसको अंडरस्टैंड करो। नेचुरलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि तुम कैटेगराइज कर पाओ चीज़ों को, जो हमारे नेचर में क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी नेचुरल फिनोमेना है उनको कैटेगराइज कर पाए। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है कि तुम डीप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच सको। लाइफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमन कंडीशंस हैं, उनके बारे में सोच सको। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल स्किल है, जिसका मतलब क्या होता है कि तुम इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सको, उनको एक्सप्रेस कर सको, और जो इमोशंस हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सको, ठीक है। जो तुम्हारे इमोशंस हैं उनको समझना, उनको एक्सप्रेस करना, और उनको तुम्हारे बेटर वे के अंदर तुम अपने बेहतर तरीके से उनको कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया जॉन मेयर एंड पीटर सेल्वी, जो एम्फेसाइज करता है
इमोशंस को नोटिस करना, ठीक है, और उनको तुम्हारे बेहतर तरीके से, उनको तुम्हारे फ़ायदे के लिए यूज करना। ये हो गया जॉन मेयर और पीटर सेल्वी का, जिन्होंने फर्दर इलेबोरेट किया इस मॉडल को, ठीक है। और उसके बाद परसेप्शन ऑफ इमोशंस, इन्होंने और जॉन मेयर ने इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट किया है इसको। तो परसेप्शन ऑफ इमोशंस, इसके अंदर क्या होता है कि तुम जो इमोशंस को परसेप्ट कर सकते हो, मतलब तुम पता लग सकता है तुम्हारी इमोशंस, जैसे कि तुम फील कर रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारी हार्ट बीट है वो भगी जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या है, तुम्हारी इमोशंस का पता चलता है। फिर इमोशनल फैसिलिएशन, इसके अंदर क्या होता है कि तुम जो फोकस है और जो परफॉर्मेंस है आपका, ठीक है, उसको नर्वसनेस किस प्रकार से इफेक्ट करता है। फिर इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, इसके अंदर क्या होगा कि जो इमोशंस है उसको अंडरस्टैंड करोगे और आप उनको एक जो जो इमोशंस है वो आपके लिए किस प्रकार से एक पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हो आप उन चीज़ों को, उसके बारे में डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। इसके अंदर क्या होता है, जो इमोशंस है उसको मैनेज करो आप, ठीक है। जैसे कि कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप स्टेज पे गए, आपकी सांसें थोड़ी तेज से, आपने एक लंबी ब्रीथ ली, ठीक है, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन दी। तो ये क्या होगा, इससे आपने क्या इमोशंस को मैनेजमेंट किया है, इमोशंस का मैनेजमेंट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया बैरोन्स मॉडल ऑफ इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस। बैरोन्स मॉडल ऑफ इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस, ये फोकस करता है कि तुम अदर और स्ट्रेस, हाउ यू हैंडल योर सेल्फ, अदर्स स्ट्रेस एंड योर ओवरऑल मूड। इसका मतलब है सोशल इंटेलिजेंस। बोरोन्स जो का मॉडल है, जो इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस की बात करता है, ये कहता है कि तुम खुद को, दूसरों को, जो तुम्हारा स्ट्रेस है, तुम्हारा मूड है, उन सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे हैंडल करते हो, वो बात करता है इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस की, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मेयर सेल्वे क्रूज इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या था, टेस्ट डेवलप्ड बाय द मेयर एंड सेल्वे टू पर्सन्स एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड यूज एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली। इमोशंस को पहले परसीव करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है, और इमोशंस को कैसे अच्छी तरीके से मैनेज करता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया एलेक्सीमिया। एलेक्सीमिया का मतलब है डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और डिस्क्राइब वंस ओन इमोशंस। मतलब तुम खुद के इमोशंस हैं, उनको तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उस चीज़ को अपन बोलते हैं कि एलेक्सीथीमिया। उसके बाद का बात करते हैं हम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। अब्राहम मास्लो इसके प्रोपोनेंट थे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसने 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ नीड्स की बात की है, ठीक है, जो पर्टिकुलर से एक सेल्फ पर्टिकुलर ऑर्डर से एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और पर्सनल फुलफिलमेंट की बात करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर इसने सजेस्ट 5 बेसिक कैटेगरीज ऑफ नीड्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फुलफिल्ड। तो यहाँ पे ये है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले बात करता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स है, उसके अंदर ये बताता है जो फूड है, जो तुम्हारी बेसिक ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे शेल्टर, वाटर, फूड, रिप्रोडक्शन, स्लीप, ये सब साइकोलॉजिकल। फिर सोसाइटी नीड्स हो गई। सोसाइटी नीड्स के अंदर फाइनेंस हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ हो गई, लव एंड बिलोंगिंग्स, फैमिली, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी हो गई, एस्टीम। इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि खुद का जो ओन पोटेंशियल है उसको फुलफिलमेंट करना, ठीक है। अब उसके बाद है मास्टरी लर्निंग मॉडल। मास्टरी लर्निंग मॉडल के एजुकेशनल अप्रोच है, जो बेंजामिन जो ब्लूम है उसने 1960s में डेवलप की थी अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो स्टूडेंट्स होता है उसका एक डीप अंडरस्टैंडिंग
मतलब एक आप बहुत ही एडवांस लेवल पे जा रहे हो टॉपिक्स के, तो एडवांस लेवल से पहले एक जो सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर मास्टरी लर्निंग मॉडल उस चीज़ के लिए बात करता है, ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअलाइज पेस के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू मटेरियल एट देयर ओन पेस, ओनिंग देम टू मास्टर कॉन्सेप्ट बिफोर एडवांसिंग टू न्यू वर्क। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो खुद ही अपने आप से जो मटेरियल होता है उससे अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है उसके बाद वो क्या है कि नए जो एडवांस जो लेवल होता है उसके ऊपर प्रोसीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी को अचीव कर लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद करते हैं कॉन्सेप्ट का, जो छोटे छोटे इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं और जो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं ह्यूमन मेमोरी की और इस टाइप्स की, ठीक है। तो ह्यूमन मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो मेमोरी का मतलब होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करना, ठीक है, जिससे हमारा जो माइंड है उसके अंदर वो चीज़ें टिकी रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर 4R की बात करता है। सबसे पहले रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब स्टोर, चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है, रिट्राइव करना। फिर उसके बाद रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि तुम चीज़ों को लंबे टाइम तक तुम्हारी मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाओ। रिकॉल। रिकॉल का मतलब है कि तुम्हारे माइंड में उस चीज़ों को वापस से लाना, ठीक है। मतलब तुम, रिकॉल का मतलब है, समझ रहे हो ना, कि रिपीटेशन, चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना, ठीक है। रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है जो जो तुमने पहले जो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, जब उसको तुम वापस से देखते हो तो तुम्हारे वो दोबारा से याद आ जाती है, ठीक है। 4R याद रखना। रिमेंबर, रिटेंशन, पहले उसको याद करना है, फिर उसको माइंड में रखना है, फिर उसको उन चीज़ों को दोबारा से याद करना है। रिकॉग्नाइज, जब तुम उन चीज़ों को देखते हो तो तुम्हारे वापस से याद आ जाती है, ठीक है। फिर उसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी सबसे पहले सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि फ्यू सेकंड के लिए रहता है, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कुछ सेकंड के लिए रहती है सेंसरी मेमोरी में। शॉर्ट टर्म और जो इमीडिएट मेमोरी होती है इसको टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। ये रहती है 20 से 30 सेकंड के लिए, इमीडिएट यूज के लिए। जैसे किसी ने मोबाइल नंबर दिया अपन, जैसे किसी ने बोला कुछ भी नंबर, अपन 10-20 सेकंड के लिए उसको याद कर पाते हैं, वो होगी इमीडिएट और शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो कुछ सेकंड के लिए याद होती है, ठीक है, जैसे कि अपन ने फूल की सुगंध सीखी तो तुरंत उस टाइम याद रहती है, बाद में दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद होती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो एक्टिवली प्रोसेस और मैनिपुलेट करती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। इसके अंदर वर्किंग मेमोरी जिस चीज़ का अपन प्रोसेस, कोई चीज़ है उसको उसके अंदर यूज़ लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या, इन्फॉर्मेशन लंबे समय के लिए स्टोर रहती है, ठीक है। ये तो कौन सी होगी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म के टाइप्स क्या है, अब लॉन्ग टर्म्स की टाइप क्या है। लॉन्ग टर्म में सबसे पहले होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट, इन चीज़ों को बहुत याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन आता है हमेशा, एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब है कि तुम चीज़ों और जो इवेंट है उनको कॉन्शियस तरीके से याद है, तुम्हारी वो चीज़ें अच्छे से याद है, ठीक है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें याद है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में भी दो हो गई, ठीक है, दो हो गई। एक तो एपिसोडिक। एपिसोडिक मतलब जो तुम्हारी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो स्पेशल जो इवेंट्स है उनको याद करना। सिमेंटिक का मतलब है कि कोई जनरल नॉलेज और फैक्ट्स है उनको याद करना, जैसे कि कैपिटल्स याद करना, ठीक है, राजस्थान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उनको याद करना, वो सीमेंटिक मेमोरी के अंदर हो गया, ठीक है। उसके अंदर एपिसोडिक के अंदर तुम्हारा बर्थडे याद हो गया, बर्थडे पार्टी, कोई फ्रेशर्स पार्टी, कॉलेज की पार्टी होती है वो एपिसोडिक हो गई, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लिसिट मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है, अनकॉन्शियस स्किल्स एंड टास्क। अनकॉन्शियस स्किल्स एंड टास्क, इसके अंदर क्या होता है, अनकॉन्शियस स्किल एंड टास्क में क्या होता है कि प्रोसीजरल मेमोरी होती है,
एक एसोसिएटिव मेमोरी होती है, एक नॉन एसोसिएटिव मेमोरी होती है। ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर कि तुम चीज़ों को किस तरीके से परफॉर्म करोगे, ठीक है, वो चीज़ हमें याद है। प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर जैसे कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, हमें एक चीज़ स्टेप हो जाता है, फिर दूसरे स्टेप पे आ जाता है, फिर तीसरे स्टेप पे आ जाता है। ठीक है, वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट थिंग्स जो होती है उनके बीच के अंदर कनेक्शंस को याद करना एसोसिएटिव मेमोरी होगी। नॉन एसोसिएटिव मेमोरी की चेंज इन रेस्पॉन्स टू ए रिपीटेड स्टिमुलस रेफर टू हाउ रिएक्शंस और सेंसिटिव टू समथिंग कैन डिक्रीज और इंक्रीज विद रिपीटेड एक्सपोजर। प्रीमिंग का मतलब क्या होता है, लाइक ए मेमोरी शॉर्टकट जो हमारे दिमाग को इजी तरीके से रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। ठीक है, इनको याद रखना मेरे भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना बस, कुछ नहीं करना। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज और स्किल्स। जो हम एक चीज़ एक सिचुएशन में सीखते हैं उनको दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करना, मतलब लर्निंग का ट्रांसफ़र, जो हमने सीखा उसका ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जो हमने नॉलेज, जो हमारी स्किल्स, जो हमने एक सीखी हैं, जैसे मान लो अपने लैब में सीखी हैं, ठीक है, उस चीज़ को बाद में अप्लाई करना। ठीक है, तो इस ये दिखाता है कि जो लर्निंग है वो ओरिजिनल जो हमने सीखा है उसके बाद भी कितनी यूजफुल होती है। ठीक है, बाद में जो रियल लाइफ में जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर कितनी यूजफुल होती है। इसके अंदर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र के अंदर होता है कि हम क्या ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन यू ऑलरेडी नो हेल्प्स, मतलब जो हम जानते हैं ऑलरेडी वो नई चीज़ सीखने में हमारी मदद करता है, पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव में के अंदर मतलब पॉजिटिव के अंदर जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो हमारी मदद करता है नई चीज़ सीखने में। नेगेटिव के अंदर जो हम जानते हैं वो हमारी नई चीज़ सीखने में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि आपने पियानो सीख लिया, ठीक है, अब पियानो सीख लिया तो आप गिटार भी सीख लोगे। समझ रहे हो, दोनों चीज़ें क्या एक दूसरे रिलेटेड है। नेगेटिव में क्या हो गया कि इंग्लिश सीखी तुमने है, अब इंग्लिश सीख ली, क्या स्पेनिश भी सीख सकते हो, तो इंग्लिश और स्पेनिश तो दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, और नियर ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न टू ए सिचुएशन वेरी सिमिलर टू वन यू हैव लर्न इट। जैसे कि तुम बाइसिकल चला रहे हो, इजी है, ठीक है, अब बाइसिकल चला रहे हो, अब तुमने स्केच बोर्ड चलाया, स्केच बोर्ड राइड किया, तो दोनों चीज़ें क्या है कि बहुत जो दोनों एक्टिविटी है उसके अंदर बैलेंस का कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, नियर ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि दिस इज व्हेन यू अप्लाई वैट यू हैव लर्न टू ए सिचुएशन वेरी सिमिलर टू वंस, मतलब एक चीज़ जो हमने सीखी है दूसरी चीज़ को वहीं अप्लाई करना जो लगभग सिमिलर है। नियर ट्रांसफ़र मतलब पास पास, नियर मतलब पास पास। फार ट्रांसफ़र, फार ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो आपने एक चीज़ सीखी है उसको ऐसी चीज़ में अप्लाई करना जो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, जैसे तुमने एक बार स्कूल प्रोजेक्ट बनाया, तुमको बर्थडे पार्टी बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, तो फार ट्रांसफ़र हो गया। जीरो ट्रांसफ़र हो गया कि जो तुमने सीखा है जो भी उसका जो तुम नया सीख रहे हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो ट्रांसफ़र हो गया। लो रोड ट्रांसफ़र हो गया, एक हाई रोड ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, लो रोड ट्रांसफ़र का मतलब है जब तुम ऑटोमेटिकली जो चीज़ें अप्लाई करने लग जाते हो, ठीक, जो स्किल्स है जो तुम अप्लाई करने लग जाते हो, जो तुमने पहले कोई एक सिमिलर सिचुएशन के अंदर सीखी थी बिना उसके बारे में सोचे। ठीक है, उसके बाद हाई रोड ट्रांसफ़र के अंदर हो गया कि मोर एब्स्ट्रैक्ट, जब तुम मोर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, ठीक है, जो डिफरेंस थी तुमने जो पहले कुछ सीखा था लेकिन अब उस चीज़ को फिर भी तुम अच्छी तरीके से कहीं दूसरे चीज़ों में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया हाई रोड ट्रांसफ़र। ठीक है,
और उसके बाद जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र आपने समझ लिया कि कोई चीज़ पहले सीखी है, उसका नई चीज़ भी कोई बैड इफेक्ट वेट कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीरो ट्रांसफ़र क्या है? तो जीरो ट्रांसफ़र में मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फिजिक्स प्रॉब्लम एक दूसरे रिलेट होती हैं, ठीक है। बास्केटबॉल, सोशल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनदर सिमिलर लैंग्वेज। जीरो ट्रांसफ़र कारपेंट्री, मतलब तुमने कारपेंटर टू एक्सेल, कारपेंट्री से एक्सेल में आ गई तुम, ठीक है। कहाँ तुमने कारपेंटर से काम सीखा, अब तुम पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इफ़ a students get a part-time job, if a students get a part-time job in an architect office, when applies what he learned in geometry class to help the architect line or special different, that is quite different from any problem student geometry the example of, मतलब आर्किटेक्ट ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करता है और जो उसने ज्योमेट्री क्लास वगैरह में सीखा है वो वहाँ पर अप्लाई करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बताओ। हम्म, ठीक है। इसके अंदर आर्किटेक्ट ऑफिस में काम करता है, जो उसने स्कूल क्लास में ज्योमेट्री वगैरह सीखा है उसको क्या अप्लाई कर सकता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, फॉरवर्ड रीचिंग, तो ये तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। नियर ट्रांसफ़र, नियर ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि तुम ऑलरेडी जानते हो उसको सिमिलर सिचुएशंस के अंदर करते हो, तो नियर भी नहीं हुआ। लो रोड ट्रांसफ़र, लो रोड ट्रांसफ़र में क्या होता है, देखो लो रोड ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हो वन सिचुएशंस टू वेरी सिमिलर सिचुएशंस के अंदर, तो ये सिमिलर सिचुएशंस भी नहीं है, तो लो रोड भी हो गया, ख़त्म। अब बचा फार ट्रांसफ़र। फार ट्रांसफ़र में क्या होता है कि टू अप्लाई स्किल्स और नॉलेज वन सिचुएशन टू कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तुम उस चीज़ को अप्लाई करते हो जो अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो ये हो गया। इसमें क्या है, ज्योमेट्री आर्किटेक्चर दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो होगा फार ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद वन सिचुएशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वन सिचुएशन, कॉन्शियसनेस एंड एफर्टफुल, कॉन्शियसनेस एंड एफर्टफुल, ठीक है। तो ये हो गई नियर ट्रांसफ़र। नियर ट्रांसफ़र में तो एक सिचुएशन हो गई, लो रोड ट्रांसफ़र, फार ट्रांसफ़र, ये हो गई हाई रोड ट्रांसफ़र। हाई रोड ट्रांसफ़र, हाई रोड ट्रांसफ़र आपने देखा था, ट्रांसफ़र ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हैपन्स when you apply more abstract ideas strategy to a situation quite different from where you originally learned them, जहाँ से तुम सीखते हो उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। केयरफुली एंड कॉन्शियसली, देखो इसको विशेष ध्यान रखना है, केयरफुल कॉन्शियसनेस, यहाँ पे भी क्या बात करता है, कॉन्शियसनेस एंड एफर्ट्सफुल, ठीक है। एक एक कीवर्ड पे ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो चैप्टर हाइलाइट्स हो गई, ये तो आप मास्लो में, मास्लो हायरार्की में साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, करेक्टरिस्टिक्स लर्नर की, इसमें यूनिटरी, कॉम्प्लेक्स, होल, प्लान्ड, अनप्लान्ड, एक्टिव, पैसिव, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, इंक्रीमेंटल, ट्रिगर्ड, ऑलवेज, डायमेंशंस, क्रिएटिव, टाइप्स ऑफ लर्निंग, विजुअल, ऑडिटरी, ठीक है, मोटर लर्नर, कोग्निटिव डोमेन, फोकस ऑफ नॉलेज, साइकोमोटर स्किल्स, फोकस, एटीट्यूड, अफेक्टिव डोमेन, गैगनेज लेवल, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। इन सबको कोल्बी लर्निंग साइकिल, कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, एक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नियर, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई। सेंसोरी मीटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन 11। तो क्या है कि इनको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये हाईलाइटेड पार्ट्स हैं
प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पता एक बार करके देखो चीज़ों को, ठीक है। हवा में मतलब कोई मतलब नहीं, एक बार चीज़ों को ना करके देखो और इसको पूरे को करना है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, मैराथन भी लेके आएंगे उसके बाद। लेकिन पहले आपको क्या कि मैराथन आपकी तभी समझ में आएगी जब आप इन बार इन चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स भी नहीं बना पा रही तो कम से कम इस चीज़ को 2-3 बार पढ़ तो सकते हो यार, वीडियो तो देख सकते हो 3 बार, ठीक है। ध्यान रखना, बाय बाय।